हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर। ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर का, और दूसरा प्रश्न पत्र है। ठीक है, नेट का है ये तो आपको पता ही होगा। इससे पहले हमने 2015 का हमने करवा दिया, दिसंबर और जून दोनों का ही करवा चुके हैं। अब हम करवा रहे हैं 2014 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीणा के तार पर स्वर स्थापना करने का प्रथम प्रयास किसने किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आहुबल। प्रथम प्रयास किसने किया था? आहुबल ने किया था। दूसरा प्रयास श्रीनिवास ने किया था। यहाँ पे बी दे रखा है, लेकिन इसका आंसर सी होगा, सॉरी डी होगा इसका आंसर। आहुबल ने किया था प्रथम प्रयास। वीणा के तार पर स्वर स्थापना करने का प्रथम प्रयास श्रीनिवास ने किया। श्रीनिवास ने वीणा के तार पर शुद्ध स्वर एवं विकृत स्वर की स्थापना की। 36 पे 7, रे 32 पर, ग 30 पर, म 27 पर, प 24 पर और ध 21 सही 1/3 पर और नी पर 20 स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी होना चाहिए था, यहाँ पे सॉरी डी होना चाहिए था, यहाँ पे डी होना चाहिए था। पहला प्रयास जो किया था आहुबल ने किया था, फिर दूसरा जो किया था वो श्रीनिवास ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीत में रस का जिक्र सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले किसने किया था संगीत में रस का जिक्र? अभिनव गुप्त ने, भरत ने, नारद ने या मतंग ने? इसका जो सही आंसर है वो है भरत ने। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। देखिए क्या है, संगीत में रस का जिक्र सर्वप्रथम भरत ने किया है। नाट्य शास्त्र में भरत ने रस के बारे में बताया है। इसके छठा अध्याय रस से संबंधित है। कौन सा अध्याय रस से संबंधित है? तो छठा अध्याय। इसमें 29वें अध्याय में जाति तथा रस, अलंकार, धातु वीणा के प्रकारों का चर्चा की गई है 29वें अध्याय में। ठीक है, ये आपको सुम्मिलित करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिए, ये आपको सुम्मिलित करना है कि इसके साथ कौन सा कूट नीचे दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। देखिए, ए का 2 हो जाएगा, प्रथम का हो जाएगा षडज, बी का 4 हो जाएगा, चतुर का हो जाएगा निषाद और सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ का हो जाएगा आपका मध्यम और अतिस्वार का हो जाएगा आपका पंचम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामवेद की पूर्वार्चिक संहिता में सर्वमान्य कितने मंत्र हैं? 590, 600, 595, 585? सही आंसर है इसका डी, 585 मंत्र है। ठीक है, सामवेद की पूर्वार्चिक संहिता में सर्वमान्य 585 मंत्र बताए गए हैं। सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गैर रूप में परिवर्तित संग्रह है। सामवेद के मुख्य 2 भाग हैं, आर्चिक एवं गान। सामवेद के कितने भाग हैं? तो 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक और एवं गान। आर्चिक में केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है। ठीक है, आर्चिक में क्या है? केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है। आर्चिक के 2 भाग हैं, पूर्वार्थिक व उत्तरार्थिक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सामगान करने में प्रमुख गायक कौन है?
ए प्रस्तुता, बी उद्गाता, सी प्रतिहर्ता या डी सुब्रहण्य। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी उद्गाता। ठीक है, सामगान के प्रमुख गायक उद्गाता कहते हैं। सामगान के 3 गायक होते हैं, प्रस्तुता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। मुख्य गायक उद्गाता तथा शेष 2 उसके सहयोगी होते हैं। सहयोगी गायक हो आदि मंद ध्वनि तंबूरे के रूप में ध्वनित करते रहते थे, जिसको आधार मानकर मुख्य गायक सामगान करता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सितार बजाने वाले नहीं है? पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, उस्ताद हलीम जफर खां, पंडित नयन घोष या उस्ताद आशीष खां। सही आंसर है इसका डी आशीष खां। ठीक, उस्ताद आशीष खां सितार वादक नहीं है। आशीष खां का जन्म 5 सितंबर 1939 को हुआ था। ये सरोद वादक थे। इन्होंने 2006 में वेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक श्रेणी में एक एल्बम गोल्डन स्ट्रिंग ऑफ द सरोद के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2001, 2002, 2003 या 2004? सही आंसर है इसका बी 2002 में। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन का जन्म 1 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता अल्लाह रखा थे। भारत सरकार के द्वारा जाकिर हुसैन को 1998 में पद्मश्री तथा पद्म भूषण से विभूषित, पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला इनको से विभूषित किया है। वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी मिला तथा अमेरिका के नेशनल हेरिटेज पुरस्कार 1999 में मिला। इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनके शिष्यों में योगेश समसी, अनुराधा पाल एवं संजय कोविटकर इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है, ये 2014 का है, इसलिए इनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है, आप 3 लिख लेना क्योंकि ये 2014 का है ये ना क्वेश्चन पेपर, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन उसके हिसाब से ये आए हैं। 2008 में किनके माध्यम से महाराष्ट्र में ग्वालियर घराने का परिचय हुआ? वासुदेवराव जोशी, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, राम कृष्ण बुआ बूझे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। सही आंसर है बी। महाराष्ट्र में ग्वालियर घराने का परिचय कराने का श्रेय बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर को जाता है। बालकृष्ण बुआ का जन्म कोल्हापुर के पास चंदूर ग्राम में
1849 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचंद्र हुआ था। इन्होंने भाऊ बुआ, देवजी बुआ, हद्दू खां आदि विद्वानों से ध्रुपद, धमार, ख्याल और टप्पा की शिक्षा ग्रहण किया। इसी कारण इसे कलावंत कहलाए। इन्होंने बंबई में गायन समाज की स्थापना की तथा संगीत दर्पण के नाम से संगीत नामक पत्रिका निकाली। इनके शिष्यों में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मनोहर जोशी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राग गायन में आलाप का महत्व नगण्य किंचित अधिक सर्वाधिक। इसका सही आंसर होगा डी, सर्वाधिक। ठीक है, राग गायन में आलाप का सर्वाधिक महत्व है। प्राचीन काल में आलाप के अंतर्गत रागा आलाप, रूप का आलाप तथा आलप्ति आते थे। आधुनिक काल में आलाप गायन से इनका स्वरूप भिन्न था। आधुनिक काल में आलाप गायन दो प्रकार से किया जाता है, अकारादि का आलाप और नून तोम का आलाप। ठीक है, तो इसका जो है डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन ग्रंथों में कुट तानों की संख्या 48 है, 49 है, 50 है, 51 है। सही आंसर है आपका बी, 49 है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में कुट तानों की संख्या 49 मानी गई है। महर्षि भरत के अनुसार पूरे स्वर सप्तक का आरोह अवरोह मूर्छना कहलाता है। स्वर सप्तक का आरोह या साडव रूप तान कहा जाता है। तान शब्द का अर्थ है खींचना या तानना। राग में विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करने को तान कहा जाता है। महर्षि भरत ने कुल मिलाकर 84 तान प्रकार बताए हैं। कुल मिलाकर कितने बताए? तो 84 तान प्रकार बताए हैं, जिनमें षड्जग्राम की, साडव औडव की 49 ताने तथा मध्यम ग्राम की, साडव औडव की 35 ताने हैं। दोनों को आप 49 को और प्लस 35 कर दोगे तो 84 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्षण को लक्ष्य का अनुगामी होना चाहिए, ऐसा उल्लेख कहाँ है? संगीत रत्नाकर, संगीत सार, स्वर मील कलानिधि, संगीत मकरंद। इसका सही आंसर है सी, स्वर मील कलानिधि। ठीक है, लक्षण को लक्ष्य का अनुगामी स्वर मील कलानिधि में बताया गया है। लक्षण को लक्ष्य का अनुगामी स्वर मील कलानिधि में बताया गया है। स्वर मील कलानिधि रामामात्य के द्वारा लिखा गया था 1550 ईस्वी में। यह दक्षिण का आधार संगीत पद्धति है। यह ग्रंथ 5 भागों में बटा है: उपोदघात प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीणा प्रकरण, मील प्रकरण, राग प्रकरण। ये सारे प्रकरण आपको याद रखना है। उपोदघात प्रकरण, स्वर प्रकरण, वीणा प्रकरण, मील प्रकरण और राग प्रकरण। ठीक है, पंडित जी ने देसी तथा मार्गी संगीत का वर्णन किया कि क्या क्या देसी और मार्गी संगीत का भी इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों का वर्णन किया है। इन्होंने 7 तो शुद्ध बताए और 7 विकृत, दोनों ही साथ साथ इन्होंने बताए हैं। राग का वर्गीकरण के लिए 20 मेलों का चयन किया। 20 मेल माने, मतलब ठाड़ कितने माने? तो 20 माने। रामामात्य ने 63 जन्य रागों को 3 वर्गों में बांटा है: उत्तम, मध्यम, अंत। ठीक है, अधम। ये आपको याद रखना है। कितने इन्होंने राग माने? तो 63 इन्होंने राग माने हैं और 3 भागों में बांटा है: उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है, ये सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अच्छे से देख लीजिए। एक तरफ है संगीत, पाषाण, स्तंभ, पंचदश गमक, ठाय, छंद। ये दूसरी ओर दिया हुआ है जिससे आपको मिलाना है: कुरुल, विधारणे, सुचिंद्रम, वेंकटमुखी, कंठमुखी। इसका मैं आपको कुट दिखा देता हूं।
सही आंसर होगा इसका बी। ठीक है, देखिए क्या है, संगीत पाषाण स्तंभ सुचींद्रम से, पंचदश गमक क्रूल से, ठाई विकंठमुखी से, छंद विधारण्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 108 कर्ण किस मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है? तिरुपति, त्रिचूर, कुंडमयामलाई या चिदम्बरम? सही आंसर है डी। ठीक है, 108 कर्ण चिदम्बरम मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है। ठीक है, 108 कर्ण। क्वेश्चन नंबर 14 है, नडई पल्लवी किस पर आधारित है? गति भेद, राग भेद, द्रुतम, अनुद्रुतम? सही आंसर है इसका ए। नडई पल्लवी गति भेद पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, प्राचीन राग संचारण के उदाहरण किस शिलालेख पर दर्शित हैं? मुदुरई, पुंडुकोट्टाई, चिदम्बरम, सुचिंद्रम? सही आंसर है इसका बी। ठीक है, प्राचीन राग संचारण के उदाहरण पुंडुकोट्टाई के शिलालेख पर प्रदर्शित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गीतांजलि में कितने गीत हैं? 57, 67, 127 या 157? 157। सही आंसर है इसका डी, 157। ठीक है, गीतांजलि में 157 गीत का संकलन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। उनकी काव्य रचना गीतांजलि 1910 में लिखा गया। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह मानव सभ्यता, संस्कृति और कला के उच्च केंद्र की स्थापना करना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1922 में शांति निकेतन विद्यापीठ विश्व भारती राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बदल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, झंपक ताल का सृजन किसने किया? रविंद्रनाथ, द्विजेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ या शांति देव घोष? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, झंपक ताल का सृजन रविंद्रनाथ जी ने किया था। झंपक ताल 5 मात्रा की ताल है। इस ताल का प्रयोग मध्य और द्रुत लय के गीतों के साथ होता है। इसमें 2 विभाग हैं, 2 ताली हैं, खाली नहीं है। धिन धिन्ना धिन्ना सम है धिन पे, और फिर चौथी मात्रा पे आपका दूसरी ताली है। आपको सम्मिलित करना है, ये देखिए
इसका सही आंसर होगा, आप कुट देख लीजिए एक बार, फिर मैं आंसर बता रहा हूं। सही आंसर है इसका ए। ठीक है, अर्ध झपताल झंपक कहरवा रूपकड़ा से, झपताल सुल्फाक ताल से, त्रिताल मध्यमा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस गायन शैली से रविंद्रनाथ सर्वाधिक प्रभावित थे? बनारस घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना या विष्णुपुर घराना? तो इसका सही आंसर है डी, विष्णुपुर घराना से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। रविंद्रनाथ जी विष्णुपुर घराने से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। संगीत के विष्णुपुर घराने का प्रभाव रविंद्र संगीत पर अत्यधिक था। इस घराने का प्रभाव रविंद्र संगीत पर पड़ने के कई कारण भी रहे। रविंद्रनाथ जी के समय में समस्त बंगाल पर विष्णुपुर घराने का प्रभाव था। रविंद्रनाथ के समय में, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, समय में बंगाल, रविंद्रनाथ जी के समय में समस्त बंगाल पर विष्णुपुर घराने का प्रभाव था और इसी घराने की ख्याल एवं ध्रुपद गायन शैलियां प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस हिंदुस्तानी गायन शैली का रविंद्र संगीत पर न्यूनतम प्रभाव था? ख्याल, ध्रुपद, धमार या टप्पा? सही आंसर है इसका ए। किस हिंदुस्तानी गायन शैली का रविंद्र संगीत पर न्यूनतम प्रभाव था? तो ख्याल। ठीक है, रविंद्रनाथ जी पर ख्याल गायन शैली का न्यूनतम प्रभाव था। देखो, ध्रुपद का बहुत था, धमार का बहुत था, टप्पे का भी बहुत था, लेकिन ख्याल का कम था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस तबला वादक को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त है? राम कुमार मिश्र, श्री आनंदो चटर्जी, श्री विजय घाटे, श्री कुमार बोस? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, श्री विजय घाटे। तबला वादक श्री विजय घाटे को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका जो जन्म है वो 18 अक्टूबर 1964 को हुआ था। इनको पद्मश्री पुरस्कार 2014 में मिला। कब मिला? तो 2014 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा ही करवा दूं इस क्वेश्चन पेपर को, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी फिर ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, तबला वाद्य को पूड़ी में कुल कितने छिद्र होते हैं? 16, 32, 48 या 64? पूछा गया कि तबला वाद्य की पूड़ी में कुल कितने छिद्र होते हैं? सही आंसर है आपका ए, 16 होते हैं। ठीक है, तबला वाद्य की पूड़ी में 16 छिद्र होते हैं। तबला उत्तर भारतीय संगीत के ताल वाद्यों में तबले का स्थान सबसे प्रमुख माना जाता है। इस वाद्य के दो अंग होते हैं, एक बायां और दूसरा दायां। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? तो तबला नाम पड़ा है। बाएं को डग्गा भी कहते हैं। ठीक है, बाएं को क्या कहते हैं? जो उल्टे हाथ में होता है उसे डग्गा भी कहा जाता है। तथा दाएं को तबला प्रचार में है। इसमें 16 छिद्र तथा 8 छोटे लकड़ी के टुकड़े बने होते हैं, गट्टे जिसे कहते हैं, जिससे स्वर को ऊपर नीचे किया जाता है।
अगर आपको तबले के बारे में अच्छे से जानना है तो इस पर मैंने एक अलग से बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। तबले का जन्म कैसे हुआ है, तबले को मिलाया कैसे जाता है, बना कैसे होता है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है उसमें अच्छे से। फिर आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको तबले के बारे में दूसरी वीडियो कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वो आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ढोल दमामा किस राज्य का प्रमुख लोक वाद्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? और सबसे निवेदन है कि आप सब चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप कोई हेल्प हो रही है चैनल से तो आप चैनल को शेयर भी जरूर करें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो मेरा टेलीग्राम है, तो उसमें काफी 500 लोग के करीब लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे सब टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए बच्चे हैं, तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। ढोल दमाद उत्तराखंड राज्य का प्रमुख लोक वाद्य है। क्या? ढोल दमामा उत्तराखंड का राज्य का प्रमुख लोक वाद्य है। यह अवनद्य वाद्य की श्रेणी में आता है। यह तांबे और साल की लकड़ी से बना ढोल राज्य में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके बाएं पूड़ी पे खाल पर बकरी की और दाएं पूड़ी खाल पर भैंस या बारहसिंगा की खाल चढ़ी होती है। इसका प्रयोग धार्मिक नृत्य से लेकर अन्य सभी नृत्य स्तंभपत्र किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तबला प्राय किस स्वर में मिलाया जाता है? षड्ज, गंधार, मध्यम या पंचम? ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए सही आंसर है इसका ए, षड्ज में मिलाया जाता है, ठीक है। तबला प्राय षड्ज स्वर में मिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तबला वाद्य का प्रचलन अमीर खुसरो से पहले ही हो चुका था। संगीतोपनिषद ग्रंथ में इस वाद्य का उल्लेख उस समय के प्रचलित ताल वाद्यों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। 7वीं ईस्वी के आसपास के अरबी संगीत वाद्यों में तबल तथा अल तबल नामक वाद्यों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर तबले के बारे में आपसे पूछा जाए इसका आविष्कारक कौन है तो आप अमीर खुसरो ही लगाओगे, ठीक है। शहनाई के साथ परंपरा के अनुसार कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तबला, ढोलक, डुक्कड़ या ताशा? सही आंसर है इसका सी, डुक्कड़, ठीक है। इस शहनाई के साथ परंपरा के अनुसार डुक्कड़ वाद्य को बजाया जाता है। शहनाई बंसी की भांति सुशीर वाद्य है। प्राय विवाहित मंगल उत्सवों पर इसका वादन किया जाता है। शहनाई में बंसी की भांति 7 छिद्र होते हैं। इस वाद्य को दक्षिण भारत में नागस्वरम कहते हैं, बंसी को, ठीक है।
पश्चात संगीत के क्लेरियोनेट से मिलता जुलता ये वाद्य है। ये देख सकते हैं इसमें जो पहले होते थे ना वो अलग अलग भाग करके दिया जाता था जब एग्जाम होता था। 2014 का है ना ये, तो अलग अलग तरीके से होता था। अलग अलग कर्नाटक संगीत, अवनद्य वाद्य, हिंदुस्तानी संगीत ऐसे होता था। अब अलग हो गया, पैटर्न बदल गया। अब 2 ही एग्जाम होता है। पहले इससे पहले जो होता था वो 3 एग्जाम होते थे, सुबह से शाम तक एग्जाम ही होता था। अब बीच बीच में ब्रेक होता था, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, हिंदुस्तानी संगीत गायन और वादन। यदि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है तो पंचम की आंदोलन संख्या क्या होगी? 300, 320, 340 या 360? सही आंसर है इसका डी, 360। षड्ज की आंदोलन संख्या 240 तो पंचम की आंदोलन संख्या 360 होगी। सा की 240, रे की 270, ग की 300, म की 329 है और प की 360, ध की 400 या 405 भी कहा जाता है और नी की 450। ठीक है, ये ध के बाद ये नी है। ठीक है, ये नी है, तो ये है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, म स्वर को मध्यम की संज्ञा क्यों दी गई है? वीणा के दोनों षड्जों के मध्य में स्थित ध्वनि के विकार के कारण, ध्वनि के तीव्र होने के कारण, मंद्र व मध्य निषादों के मध्यम में स्थित म स्वर को मध्यम की संज्ञा क्यों दी गई है? ये प्रश्न है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है ना वो है ए। म स्वर को मध्यम की संज्ञा वीणा के दोनों षड्जों के मध्य में स्थित दी गई है। ठीक है, इसलिए दी गई है क्योंकि म स्वर को मध्यम की संज्ञा वीणा के दोनों षड्जों के मध्य स्थित है, इसलिए दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीकानेर के महाराज अनूप सिंह के नाम से किस ग्रंथकार ने संगीत ग्रंथों की रचना की? दामोदर पंडित, रामामात्य पंडित, कुमार गंधर्व या भावभट्ट? सही आंसर है इसका डी, भावभट्ट ने की थी। ठीक है, बीकानेर के महाराज अनूप सिंह के नाम से संगीत ग्रंथ की रचना भावभट्ट ने की है। भावभट्ट ने 3 ग्रंथ की रचना की है। ठीक है ना, और किसी किसी में लिखा हुआ है कि 7 ग्रंथ की रचना की है भावभट्ट ने, है ना। कहीं कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा है 7 भी, और कहीं कहीं पे 3 भी पढ़ा है। ठीक है, तो 3 जो ग्रंथ है वो अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीताकुश ग्रंथ है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीताकुश ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गायन में स्वर मंडल नामक वाद्य का प्रयोग किस गायक ने नहीं किया? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद नजाकत अली खां, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद राशिद खां? सही आंसर है इसका
कि पंडित कुमार गंधर्व ने स्वर मंडल नामक वाद्य प्रयोग अपनी गायकी में नहीं किया है। कुमार गंधर्व का जन्म 1924 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1992 में 1992 में हो गई थी। कर्नाटक प्रांत के बेलगांव में सिद्धारमया कोमकली मठ के यहाँ हुआ। इनके गुरु B.R. देवधर थे। ठीक है, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण व कालीदास सम्मान प्राप्त था। इनकी गायन शैली अन्य घरानों से भिन्न थी। इनकी गायन शैली क्या थी? अन्य घरानों से भिन्न थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस जोड़ी के स्वर एक जैसे हैं लेकिन ठाट अलग है? भोपाली देशकार, बी बाहर मियां मल्हार, सी पूरिया सोहनी या डी तोड़ी मुल्तानी। मैंने आपको कह दिया कि आज मैं ये 50 क्वेश्चन है इसमें, तो मैं आपको 50 के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, भले ही कितनी भी बड़ी क्लास हो जाए। फिर आप मुझे बताना ऐसे ही करवाऊं या पहले जैसे मैं करवा रहा था वैसे करवाऊं। ऐसे में मैं इसलिए कम क्वेश्चन करवाता हूं क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कि 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होती है तो जल्दी देख लेते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो होती है तो फिर आप सब उतनी देर तक आप नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं इसको कम कम क्वेश्चन ही करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस जोड़ी के स्वर एक जैसे हैं? ये बताना है लेकिन ठाट अलग है। इसका सही आंसर होगा ए, भोपाली और देशकार। भोपाली और देशकार का स्वर एक ही है परंतु इसके ठाट अलग अलग हैं। भोपाली कल्याण ठाट का राग है। जाति औड़व औड़व है, वादी ग है, संवादी ध है। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। और देशकार जो है वो बिलावल ठाट का है। ठीक है, भोपाली क्या है? भोपाली तो कल्याण ठाट का है और देशकार बिलावल ठाट का है। जाति औड़व औड़व है, वादी ध है, संवादी ग है। मुझे उल्टा है, भोपाली में क्या है? गध है और देशकार में क्या है? ध ग है। गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। उसमें क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर है और इसमें दिन का प्रथम प्रहर है। देशकार में दिन का प्रथम प्रहर है और भोपाली में रात का प्रथम प्रहर। तो ऐसे आप याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, संगीत नाटक अकादमी की मुख्य शाखा कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? सही आंसर है इसका बी, दिल्ली। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्य शाखा दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1953 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संगीत का विदेशों में प्रचार करने वाली संस्था है? ICHR, B ICAR, C ICCR या D ICSR? इसका सही आंसर है सी। ठीक है, ICCR भारतीय संगीत का विदेशों में प्रचार करने वाली संस्था ICCR है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 33, सारनाथ चतुष्टयी में पंचम की एक श्रुति का अपकर्ष करने पर भरत को किस संवाद की उपलब्धि हुई? षडज पंचम संवाद, षडज गंधार संवाद, षडज मध्यम संवाद या ऋषभ पंचम संवाद?
देखिए इसका सही आंसर होगा डी, ऋषभ पंचम संवाद। सारना चतुष्टयी में पंचम की एक श्रुति का अपकर्ष या घटाने पर करने पर भरत को ऋषभ पंचम संवाद की उपलब्धि हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। प्रथम सारना में दूसरी तंत्री के पंचम मिलाया जाता है। यह पंचम स्वर मूल सप्तक के ऋषभ के साथ संवादी होना चाहिए। यह प्रमाण श्रुति का कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, जब भी पूछा जाए कि सारना चतुष्टयी में पंचम की एक श्रुति घटा देने पर भरत को किस संवाद की उपलब्धि हुई, तो ऋषभ पंचम, ठीक है, कौन सी हुई, तो ऋषभ पंचम की हुई। क्वेश्चन नंबर 34, अष्टांग गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? आगरा घराना, जयपुर घराना, ग्वालियर घराना या दिल्ली घराना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, ग्वालियर घराना। अष्टांग गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो दिल्ली घराना, सॉरी ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। अष्टांग गायकी के लिए ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श 18वीं ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। इसमें राग का विस्तार क्रम अनुसार किया जाता है। यह घराना गायन में ही नहीं अपितु ध्रुपद एवं धमार आदि सभी में उच्च कोटि की प्रधानता रखता है। इस घराने के अन्य कलाकार हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थन खां, हद्दू खां के पुत्र मोहम्मद खां, रहमत खां और बालकृष्ण बुआ इचलकर जीकर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अनंत मनोहर जोशी, इंगले बुआ, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास आदि हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सितार वादकों को वरिष्ठता के क्रम अनुसार सम्मिलित कीजिए। उस्ताद विलायत खां, उस्ताद इनायत खां, सी है फिर उस्ताद इमदाद खां और फिर है उस्ताद सुजात खां। और नीचे कुछ दिया गया है, आप देखिए और बताइए। इसका सही आंसर है बी, ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। पहले होगा उस्ताद इमदाद खां के पुत्र इनायत खां के पुत्र विलायत खां और विलायत खां के उस्ताद सुजात खां। फिर से बता देता हूं, एक लाइन से आप क्रम अनुसार ऐसे लिखेंगे, उस्ताद इमदाद खां के पुत्र इनायत खां के पुत्र विलायत खां के पुत्र उस्ताद सुजात खां थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गिटार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने वाले पहले गिटार वाद हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित ब्रजभूषण कावरा, सी है श्री नलीन मजूमदार, डी है श्रीमती कमला शंकर। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये भी। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। पंडित ब्रजभूषण कावरा गिटार पर भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने वाले पहले गिटार वादक पंडित ब्रजभूषण कावरा जी हैं। विश्व मोहन भट्ट भी मोहिनी वीणा बजाते हैं, मतलब कि गिटार ही है वो भी,
वो भी यही विश्व मोहन भट्ट बजाते हैं। इनका जो जन्म है वो 1937 को हुआ था और जो मृत्यु हुई वो 12 अप्रैल 2008 को। एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक साधन के रूप में लोकप्रिय बनाया। कावड़ा गिटार पर राग खोलने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने। 2005 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके गुरु अली अकबर खान थे। इनके गुरु कौन थे? और इनके जो गुरु थे ब्रजभूषण कावड़ा के, वो अली अकबर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने के वादक नहीं है? उस्ताद अली अकबर खान, पंडित निखिल बनर्जी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा। सही आंसर है डी, पंडित शिव कुमार शर्मा। संतूर वादक हैं ये। पंडित शिव कुमार शर्मा मेहर घराने के कलाकार नहीं हैं। पंडित जी भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है। इनका जन्म गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर 13 जनवरी 1938 में जम्मू में हुआ था। पंडित जी को 2001 में पद्म विभूषण और 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1991 में पद्मश्री मिला था और फिर 2001 में पद्म भूषण मिला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऐसे घन वाद्य का नाम बताइए जिसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल वादन के रूप में बजाया जाता है। लोह तरंग, घुंघरू तरंग, जल तरंग या काष्ठ तरंग। सही आंसर है सी, जल तरंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल वादन के रूप में जल तरंग को बजाया जाता है। जल तरंग छोटे बड़े चीनी मिट्टी के प्यालों में पानी भरकर जल तरंग वाद्य बनता है। राग में लगने वाले स्वरों के अनुसार प्यालों को बाईं से दाईं और बड़े से छोटे क्रम में अर्धचंद्राकार रखा जाता है। इसका आविष्कार मध्य युग में हुआ था। ठीक है। इसका आविष्कार हुआ था मध्य युग में हुआ। संगीत परिजात में पंडित आहवल ने इसे घन वाद्यों के अंतर्गत रखा है और इसको घन वाद्य के अंतर्गत संगीत परिजात में से घन वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में नृत्य का वर्णन है? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या पंचम? सही आंसर है इसका सी, 7वें अध्याय में। ठीक है। संगीत रत्नाकर के 7वें अध्याय में नृत्य से संबंधित जानकारी मिलती है। संगीत सारंगदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया था, संगीत रत्नाकर। ठीक है। इसके 7 जो अध्याय, इसे सप्त अध्याय के नाम से भी जाना जाता है। पहला जो है स्वर अध्याय, दूसरा राग अध्याय, तीसरा प्रकीर्ण अध्याय, उसके बाद प्रबंध अध्याय, फिर ताल अध्याय, फिर वाद्य अध्याय, फिर नृत्य अध्याय। ठीक है। तो 7वां जो अध्याय है वो आपका नृत्य का अध्याय है। तो ये आप सारे अध्याय पूछ लीजिए, मतलब कि जान लीजिए
क्योंकि जैसे यहाँ पे 7वां अध्याय यहाँ पे पूछ दिया है ना, यहाँ पे संगीत रत्नाकर के किस अध्याय को नित्य का अध्याय पूछा जाता है, का वर्णन है। तो ऐसे कोई सा भी अध्याय पूछा जा सकता है, बोले कि छठा अध्याय कौन सा है, या ये पूछ दिया जाए कि वाद अध्याय कौन सा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जो है स्वर अध्याय, फिर राग अध्याय। याद रखना, स्वर से स्टार्टिंग होती है ना हर चीज की, तो इस तरीके से याद रखो। स्वर हुए, फिर स्वर से क्या बनेंगे, राग बनेंगे, स्वर राग अध्याय। उसके प्रकीर्ण अध्याय, ये अलग ही अध्याय है, तो फिर इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर चौथा प्रबंध अध्याय हो गया आपका, उसके बाद ताल अध्याय हो जाएगा, उसके बाद वाद्य अध्याय, फिर नृत्य अध्याय। ठीक है, ताल के बाद वाद्य, वाद्य ताल क्या है, ताल कहाँ पे बजाएंगे, तो वाद्य पे बजाएंगे, इसलिए वाद्य उसके बाद आएगा। फिर वाद्य के बाद क्या होगा, नृत्य होगा, तो फिर नृत्य बजाएंगे, नृत्य अध्याय। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, स्वर, राग, प्रकीर्ण, प्रबंध, ताल, वाद्य और नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, लव कुश ने रामायण का गायन किस वाद्य के साथ किया, प्रणव, मृदंग, वीणा या शंख। इसका सही आंसर है सी, वीणा। लव कुश ने रामायण का गायन वीणा वाद्य के साथ किया था, है ना। उत्तर दो वाला ये गाना याद होगा ना। रामायण काल में सामवेद का विधिवत गान होता था। रामायण काल में संगीत जीवन का अभिन्न अंग था। अयोध्या, लंका का किष्किंधा आदि नगरी में संगीत सदैव ही गुंजमान रहता था। सातों शुद्ध स्वरों का प्रयोग इन्होंने किया था। लव कुश ने जब ये गाना गाया था, मतलब कि वहां पे, तो सातों शुद्ध स्वरों का उन्होंने प्रयोग किया था, विकृत स्वरों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, संगीत मकरंद के अनुसार नखज वाद्य कौन से हैं, अवनद्य वाद्य, तंत्री वाद्य, घन वाद्य या सुशीर वाद्य। नखज का मतलब होता है नाखून, तो सही आंसर होगा इसका बी। ठीक है, संगीत मकरंद के अनुसार नखज वाद्य तंत्री वाद्य के अंतर्गत आता है। नाखून से बजाते हैं ना, हाँ, तो ये और ये तंत्री वाद्य, तंत्र वाद्य के अंतर्गत आता है। तंत्री वाद्य या तंत्र वाद्य भी कह सकते हो, बाकी यंत्र वाद्य मत कह देना। ठीक है, संगीत मकरंद ग्रंथ नारद जी के द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में पुरुष राग, फिर स्त्री राग, फिर नापुंसक रागों का वर्गीकरण किया गया है। ये पूछा भी जाता है, पुरुष राग कितने हैं, स्त्री राग कितने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नारद ने रागनी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नारद ने क्या किया है, वो रागनी शब्द का जो प्रयोग है वो नहीं किया है, ये भी आपको याद रखना है। और जब भी मैं ये सब क्वेश्चन पेपर करवाता हूँ तो आपको एक नोट कॉपी रखनी है अपने पास, और वहां पे जो भी आपको नहीं आता है या डिफिकल्ट लगता है, जो आपको नहीं पता है, तो वो उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको क्या रहेगा कि आपको, आप देख तो रहे हैं लेकिन आपको एक लंबे टाइम तक चीजें आपको याद रहेंगी अच्छे से, तो इसलिए आप नोट डाउन भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाभारत में किस वीणा का उल्लेख है, वल्लकी, सतंत्री, अलाबू या चित्रा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, ये ना पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो वीणा का प्रयोग हुआ था महाभारत में उसका नाम है ए वल्लकी। चलिए, महाभारत में प्रयोग हुआ था वल्लकी। महाभारत में वल्लकी वीणा का उल्लेख है। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। महाभारत में वल्लकी वीणा का उल्लेख है। महाभारत काल में संगीत के प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में संगीत की
पूर्व प्रचलित तीनों धाराओं को देखा जा सकता है। गायन वादन नित्य है। महाभारत काल में सामवेद गाथा गान का बहुत उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत काल में षड्ज मध्यम गंधार ग्राम का प्रचलन इस समय में था। चतुर्विधि वाद्यों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, पश्चात संगीत में सप्तक दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था? की सिग्नेचर, टाइम सिग्नेचर, बार लाइन या मीनिम। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ए, की सिग्नेचर। पश्चात संगीत में सप्तक दर्शाने के लिए सिग्नेचर का प्रयोग होता है। की सिग्नेचर जिस प्रकार भारतीय संगीत में कोमल तीव्र स्वरों का चिन्ह होते हैं, ऐसे ही चिन्ह या स्वर पश्चात संगीत में भी होते हैं। शुद्ध स्वर के लिए ये गुणा का चिन्ह लगाते हैं, कोमल स्वर के लिए नीचे ऐसे लगाते हैं चिन्ह, और बी को कोमल स्वर के लिए ऐसे बी लगाते हैं, और तीव्र स्वर के लिए ऐसे लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार चिन्ह दर्शाया जाता है। तो शुद्ध स्वरों के लिए क्या होता है? शुद्ध स्वरों के लिए भी इसमें चिन्ह होते हैं। तो शुद्ध स्वरों के लिए ये है चिन्ह। ठीक है, की सिग्नेचर इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कैनन में दो स्वर समुदायों की स्थिति क्या होती है? कैनन में दो स्वर समुदायों की स्थिति क्या होती है? ए है दोनों साथ साथ, बी है एक के बाद कुछ अंतर पर दूसरा, सी है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और डी है एक के बहुत देर बाद दूसरा। इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, एक के बाद कुछ अंतर पर दूसरा। कैनन में दो स्वर समुदाय की स्थिति एक के बाद कुछ अंतर पर दूसरे स्वर को स्थापित किया जाता है। ट्रम्पेट में किस वर्ग का वाद्य है? तत्वाद्य है, अवनद्यवाद्य है, सुशीरवाद्य है या घनवाद्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ट्रम्पेट सुशीरवाद्य के अंतर्गत आता है। पश्चात संगीत के ट्रम्पेट को हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम वाद्य कहा जाता है। हारमोनियम साधारणतः 3.5 सप्तक में बजाया जाता है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, ट्रम्पेट सुशीरवाद्य के अंतर्गत आता है। पश्चात संगीत में ट्रम्पेट को हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम वाद्य कहा जाता है। हारमोनियम साधारणतः 3.5 सप्तक में तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रम्पेट है ये कौन सा वाद्य है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो हारमोनियम वाद्य भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बेल्ट में किसकी प्रधानता रहती है? गायन की या स्वरवाद्य की या तालवाद्य की या नृत्य की? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, बेल्ट में नृत्य की प्रधानता रहती है। क्या किसकी रहती है? बेल्ट में नृत्य की प्रधानता रहती है। ये आपको सम्मिलित करना है तो देखिए और इसको सम्मिलित करिए। मैंने आपको कुट भी दिखा देता हूं, मैंने आपको कुट भी दिखा दिए हैं।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। बड़े गुलाम अली खां सब रंग। बी का 1 हो जाएगा पंडित P.R. अठवल नाद पिया। ठीक है। सी का 4 हो जाएगा पंडित कुमार गंधर्व शोक। पंडित C.R. व्यास सबरंग। ठीक है, तो ये आप याद रखना। यहां देख सकते हैं पंडित गुलाम अली खां को सबरंग, पंडित V.R. आठ बले को नाद पिया, पंडित कुमार गंधर्व को शोक, पंडित C.R. व्यास को गुनी जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सभी कोमल स्वर लगने वाले औरव जाति के एक राग का नाम बताइए। विभास, जोगिया, वैरागी भैरव या भोपाल तोड़ी। क्या पूछा गया, देखिए सभी कोमल स्वर। ठीक है, सभी कोमल स्वर लगने वाले औरव जाति का। ठीक है, सभी कोमल हो और औरव जाति का हो, कौन सा राग है इनमें से, ये पूछा गया। विभास, जोगिया, वैरागी भैरव या भोपाल तोड़ी। इसका सही आंसर होगा डी, भोपाल तोड़ी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। सभी कोमल स्वर लगने वाले औरव जाति का राग भोपाल तोड़ी है। ठीक है, क्या है, भोपाल तोड़ी है। अब भोपाल तोड़ी को पढ़ते हैं। भैरवी ठाट का राग है। ठीक है, भैरवी ठाट का है। जब भी सारे कोमल लगेंगे तो भैरवी ठाट होगा। जाति इसकी औरव, औरव है, वादी ध है, समाधि ग है, और समय है प्रातकाल। ठीक है, समय इसका क्या है, प्रातकाल। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा राग परमेल प्रवेशक नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पूछा गया है कि कौन सा जो इसमें राग है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राग है जो परमेल प्रवेशक नहीं है। मुल्तानी, जयजयवंती, मधुवंती, पूरिया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 3 जो हैं वो परमेल प्रवेशक राग हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर है डी, पूरिया। ठीक है, देखिए जो मुल्तानी है, जयजयवंती और मधुवंती, ये क्या है, परमेल प्रवेशक राग है। मुल्तानी परमेल प्रवेशक राग है, जयजयवंती भी परमेल प्रवेशक राग है, और मधुवंती भी परमेल प्रवेशक राग है। लेकिन पूरिया जो है वो नहीं है। पूरिया राग परमेल प्रवेशक राग नहीं है, तथा मधुवंती, जयजयवंती, मधुवंती परमेल प्रवेशक राग के अंतर्गत आते हैं। पूरिया राग मारवा ठाट का राग है। जाति साड़व, साड़व है, वादी ग है, संवादी नी है। इसके आरोह तथा अवरोह में प वर्जित है। इसके आरोह तथा अवरोह में प वर्जित है। गायन समय है, सिंधी प्रकाश काल है। ठीक है, सिंधी प्रकाश काल शाम का है ये समय इसका। क्वेश्चन 50, सुधा कलश नामक जैन मुनि ने निम्नलिखित में से किन 2 ग्रंथों की रचना की। पहला ऑप्शन है आपका संगीत कौमुदी, दूसरा ऑप्शन है आपका संगीत सुधा, तीसरा ऑप्शन है आपका संगीतोपनिषद सार, और चौथा है संगीत उपनिषद। इसका सही आंसर होगा
देख लीजिए, कुट भी देख लीजिए आप, कुट मैंने नहीं दिखाया, सॉरी। और सही आंसर है इसका डी। ये संगीतोपनिषद सार, संगीतोपनिषद, ठीक है। सुधा कलश नामक जैन मुनि ने संगीतोपनिषद सार और संगीतोपनिषद ग्रंथ की रचना की है। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा पेपर है? और 2014 का ये क्वेश्चन पेपर है, और ये दूसरा सेकंड प्रश्न पत्र था ये, हाँ, सेकंड क्वेश्चन पेपर था ये, सेकंड क्वेश्चन पेपर था। और इसकी कोई भी पार्ट नहीं है, ये एक ही पार्ट में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम 2014 का जो दिसंबर का है, ये दिसंबर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2014 का जो दिसंबर का है उसका तीसरा प्रश्न पत्र हम करेंगे, तीसरा क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। तो ये था आज का 50 प्रश्न। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप सबके लिए। तो चैनल को एक बार जरूर शेयर जरूर करें, जितने भी लोग हैं सब शेयर जरूर करें। जो आपके पास म्यूजिकल जो ग्रुप हो वहां पे शेयर कीजिए, जितने भी लोगों आप जानते हैं वहां शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि औरों की भी हेल्प हो, और आपकी भी हेल्प हो, और मेरी भी हेल्प हो, सबकी हेल्प हो, इसलिए आप शेयर जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम का जो नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। क्या है? ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। 500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप यहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक है। बार बार लोग पूछते हैं कि टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा, कभी कुछ। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, टेलीग्राम का लिंक वहां पे दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। हाँ, आपको कहीं भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लिख के देखना है तो टेलीग्राम पे जाइए, ऑल म्यूजिक एग्जाम स्पेस दे के लिखिए, ऑल फिर स्पेस फिर म्यूजिक फिर स्पेस फिर एग्जाम लिखिए, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आ जाएगा, वहां पे जुड़ जाइए। जितने भी यहाँ पे जुड़ने के क्या फायदे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जितनी भी नोटिफिकेशन कब आएगी, रिक्वायरमेंट कब आती है, क्या है, प्राइवेट जॉबों के बारे में यहाँ पे जो भी चीजें, सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चलती रहेंगी। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। तो यही था, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।